वेलकम टू अपना क्लासरूम। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी ने सभी को बहुत ही परेशान करके रख दिया और तब से यह ऑनलाइन क्लास का जो स्टार्ट हुआ हमने तो अभी तक बंद नहीं किया है और मैं चाहता हूँ कि मेंस की क्लासेस आपका लाइव लूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेंस की क्लासेस लाइव हो तो हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि यूट्यूब हमें वो फैसिलिटी दे कि हम ऑनलाइन लाइव आ सकें। तो दोस्तों, यूट्यूब की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की संख्या चाहिए और वॉच टाइम चाहिए। तो आप लोगों को अगर वीडियोज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको मेंस के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको ऐसी सेवा नहीं मिलेगी जो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मुख्य परीक्षा की सभी टॉपिक पर विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ाई हो जाएगी, जो कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपया फी आपको आसानी से पे करनी होगी। तो दोस्तों, आप इतना करें, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो जो क्लास से रिलेटेड होंगे, जो हमारे यूट्यूब में नहीं है, वो सारी वीडियोज भी आपको मिलेंगी। जैसे कि मुख्य परीक्षा में खौरठा विषय का, जैसे कि मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी विषय का, इस सभी विषयों का जो जो वीडियोज नहीं बने हैं वो सारी वीडियोज भी आपको आसानी से मिलेंगे दोस्तों। तो आप कोशिश करें सब्सक्राइबर को बढ़ाने का। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तभी ये सेवा आपको मिल पाएगी। तो चलिए, आज हम लोग जो सीरीज पीटी का स्टार्ट किए हैं पेपर 2 में जनजातीय शासन व्यवस्था, उसी में से एक टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जिसका नाम है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो हम आज पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। यह शासन व्यवस्था जो है, यह शासन व्यवस्था मुख्य रूप से उराव जनजाति की शासन व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने लिख दिया हूँ ताकि आपको लिखने में भी सुविधा हो। यह जो है उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसी शासन व्यवस्था को हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यह शासन व्यवस्था जो है, अभी जो हमने पहले क्लास जो लिया था मुंडा शासन व्यवस्था का, उसी अनुसार इसमें भी पद है, उसी अनुसार इसमें भी सारी चीज़ें हैं जो कि मुंडा शासन व्यवस्था में है। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी भिन्नताएं हैं और उसके साथ में जो भी आपको क्वेरी होगी और या जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो उस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपके एक भी प्रश्न न छूटे। अगर एक प्रश्न छूटता है दोस्तों तो आप 2 नंबर पीछे हो जाते हैं। 2 नंबर क्या, 0.5 नंबर का भी बहुत मायने रखता है पीटी की परीक्षा में, क्योंकि ये स्कोरिंग है और स्कोर आपका अच्छा होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग 40%, परंतु मिनिमम क्वालिफाइंग 40% का मतलब ये नहीं होता है कि आप 40% बना दिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मिनिमम है वो 40%, मैक्सिमम वो आपके जो वैकेंसी है उसके 15 गुना रिजल्ट निकालेंगे और 15 गुना रिजल्ट में से ही जिनका ज़्यादा नंबर होगा उन्हीं को वे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो होता है ना, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम क्यों लिखा हुआ, क्योंकि उसे अगर ऐसी वो अपनी सुरक्षा के लिए यह मिनिमम लिया है, क्योंकि 40% से नीचे वाले को अगर बहुत बुरा स्थिति होगा, कोई भी लड़के जो है 40% को पार नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है परीक्षा रद्द होगी। लेकिन 40% से कम वाले को वो किसी भी हालत में नहीं लेंगे। इसे समझने का ये तरीका है कि 40% से कम वाले को वो लेंगे नहीं। 40% कम से कम आपकी आनी चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ये होती है इसकी जो रणनीति जो लिखी हुई है उसके आधार पर व्याख्या। तो ये जैसे हम लोगों ने देखा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये उराव जनजाति से शासन व्यवस्था है, यानी कि और यह मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो पद तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मुंडा जनजाति में जैसे थे महतो वैसे ही महतो होंगे, पढ़ा जैसे थे वैसे ही पढ़ा होंगे। उसी प्रकार से हम आपको चर्चा करते हैं। तो क्या था कि इसका जो प्रमुख पद होता था, सबसे पहला पद जो होता था उसमें भी महतो था,
इसमें भी प्रधान जो होते थे तो महतो होता है। महतो प्रत्येक गांव में होता था और प्रत्येक गांव का प्रधान को, गांव के प्रधान को हम महतो कहते थे। यह जो महतो होता था वह गांव के स्तर में सभी मामलों को देखता था, सभी मामलों को देखता था और उसका त्वरित फैसला भी करता था। इसमें जो इस महतो लोग का हेल्प करने के लिए, उसमें ऐसा नहीं वर्णन था लेकिन इसमें है, पढ़ा पंचायत में महतो को जो हेल्प करता है उसके लिए गांव का जो अनुभवी बुजुर्ग लोग होते थे उसके सहायता करते थे, क्योंकि चूंकि महतो के पास गांव का सारा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था इसी के पास होती थी तो उसके पास बहुत सारे काम भी होते थे और इस आधार पर भी उन्हें सहायता की जो जरूरत पड़ती थी, मान लीजिए फैसले लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं, तो अनुभव के आधार पर जो बुजुर्ग लोग होते थे उनसे राय मशवरा करने के बाद वे फैसले लिया करते थे। तो ये है, हो गया इनका, प्रत्येक गांव का जो होता था एक प्रधान होता था जो महतो कहलाता था। अब दूसरा टर्म आता है क्या, मांझी। तो मांझी कौन होता था, यहाँ देखेंगे आप लोग, हमने मांझी को लिखा, इधर उधर इसलिए लिखा हो ताकि समझाने में सुविधा हो, ठीक है। मांझी क्या होता था, वो महतो का सहयोगी होता था। मांझी जो होता है वो महतो का सहयोगी होता है। दोस्तों, मांझी महतो का सहयोगी होता है और पंचायत जो आदेश होता, पंचायती होने के बाद जो भी आदेश जो देते थे हमारे महतो जी, वो मांझी क्या करता था, लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। यानी एक प्रकार का पंचायत के आदेश का संदेश वाहक कहा जा सकता है इसे, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो गांव में कोई लोग होते हैं ना इस टाइप का, जो पंचायत बुलाते हैं या पंचायत में जो फैसला होते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं उसी को महतो कहते हैं, मांझी कहते हैं। यह महतो का सहयोगी होता है। ध्यान रखेंगे, महतो के सहयोगी को मांझी कहा जाता था। यहाँ पर हम लोग मांझी मतलब समझ लेते हैं वो जंगल के पार लकड़ी काटने वाला मांझी, वैसा नहीं है, सभी कोई मांझी नहीं होते हैं, ठीक है। मांझी सभी कोई नहीं होते हैं। जनजातियों में मांझी जो महतो का सहयोगी होता था वही पढ़ा पंचायत में मांझी कहलाते हैं। इसके पश्चात हम जाएंगे पढ़ा। तो आपने जैसा कि देखा कि पढ़ा पंचायत नाम है, तो पढ़ा क्या होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और ये समझना भी है। इसमें 5, 7, 11, 21 या 27 इस प्रकार का टर्म है कि 5 गांव, कहीं 7 गांव, कहीं 11 गांव, कहीं 21 गांव और कहीं 27 गांवों से मिलके, या इससे भी इसी सीरीज में अधिक जो गांव होते हैं। अब देखिए ये जो सीरीज है ना, फेमिनोसी सीरीज में लगभग उसी तरह से है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो गांव को मिलके एक पढ़ा या पढ़ा का निर्माण होता था। और यह क्या होता था, यह अंतर ग्रामीण, यानी ग्रामीणों के जो अंतर्गत होता था, अंतर ग्रामीण जो व्यवस्था है वही पंचायत का इसमें सिस्टम रहा। यह अंतर ग्रामीण पंचायत होता था, गांवों के अंदर में ही यह व्यवस्था चलती थी। या दो से अधिक गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का मामला बनता है, विवाद बनता है, तो यह पढ़ा में जाता था और पढ़ा में इसकी सुनवाई होती थी। इसकी भी 3 पार्ट होती थी। पहला निम्न पढ़ा, उसके बाद मध्य, उसके बाद उच्च। तो पहले जैसे निम्न पढ़ा में मतलब मान के चलिए कि 5 गांवों को मिलके जो बना है वो निम्न पढ़ा है। और यहाँ पर अगर फैसला नहीं हो पाती है, निम्न पढ़ा में किसी कारण से उसका फैसला नहीं हो पाया, तो मध्य पढ़ा में जाएगा। मध्य पढ़ा में जहाँ 7 से लेके आपका 11 तक का जो गांव होगा वो मध्य पढ़ा में आ जाएगा। तो मध्य पढ़ा में जाएगा। अगर वहाँ भी वो मामला फैसला नहीं हुआ तो फिर उच्च पढ़ा में जाएगा, यानी कि उच्च पढ़ा में जो 27 गांवों से मिलकर जो बनी हुई होती है वहां पर जाएगा और वहां का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। वहां का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत यही होता है उन लोग का। पढ़ा पंचायत में सर्वोच्च निर्णय यही से होता है। इस प्रकार से देखिए, तो जो पंचायतों का कार्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, जो पढ़ा पंचायत का कार्य होता है। क्योंकि पढ़ा में फैसला एक गांव से नहीं होता है। जैसे कि 2 गांव का आपस में बंटवारा को लेकर लड़ाई हो गया और समझौता नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में पढ़ा का बुलावा होता है, पढ़ा से आपका पंचायती करवाया जाता है। जैसे कि ऐसी भी मामला आई है कि 2 गांवों के बीच में जैसे विवाह संबंधी या विवाह विच्छेद का मामला आता है, तो यह पंचायती एक गांव में अगर सलट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपको पढ़ा में जाएगा, निम्न पढ़ा में जाएगा, मध्य पढ़ा में जाएगा, फिर उच्च पढ़ा में जाएगा। उसके बाद जो फैसला होगा, और यहाँ नहीं खत्म हुआ तो इसमें जाएगा। उसके बाद अगर नहीं खत्म होता है
तो उच्च परहा तक वो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तक वो जाएगी। ठीक है। और परहा पंचायत में एक चीज देखेंगे, उसमें मुंडा शासन व्यवस्था में हमने देखा था, मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं की कोई योगदान नहीं होती थी, परंतु परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को दिखाया गया, यानी कि महिलाएं यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग लेती थी परहा में। और परहा का जो प्रमुख होता था उसको परहा राजा कहा जाता था। परहा का जो प्रमुख होता था उसे परहा राजा कहा जाता था। ये टर्म को भी जानेंगे। जो मामले महतों से, गांव स्तर का जो मामला है महतों से समाधान अगर नहीं होता था तो उसको परहा राजा के पास भेजा जाता था समाधान के लिए। परहा राजा उसका समाधान करता था। और अगर परहा राजा, जैसा कि हमने वहां बताया परहा पंचायत में, अगर परहा राजा से भी ये जो मामला नहीं सुलझता है तो ऐसी स्थिति में एक और पद होता है जिसको परहा दीवान कहते हैं। परहा दीवान का जो पद होता है, ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है इससे रिलेटेड, इससे कम भी नहीं कहा जा सकता है। उन लोगों की सामाजिक व्यवस्था में परहा दीवान जो होता था वो सर्वोच्च न्यायालय के समान होता था, और सर्वोच्च पदधारी यही है। इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी जो होगा वो परहा दीवान ही है। परहा दीवान जो होता है, जो परहा राजा अगर किसी मामले को निर्णय नहीं दे पाता है, उस मामला बनता है तो वो परहा दीवान के पास जाता है। परहा दीवान जो फैसला सुनाएगा वही अंतिम फैसला हो जाए, यानी कि परहा राजाओं के ऊपर जो हुआ वो परहा दीवान हुआ। इसलिए सभी परहा राजाओं का ऊपर जो होता है वो परहा दीवान होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक पद आता है आपका पाहन। जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे पाहन। पाहन क्या होता था? धार्मिक प्रधान होता है। यहाँ भी वही है, धार्मिक प्रधान होता है। सभी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पाहन ही करता था। सभी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पाहन के द्वारा संपन्न होता था। पूजा पाठ, विवाह भी इसमें शामिल है, पर्व त्योहार। और यह पद, इसमें एक शर्त था कि यह पद सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता था, बिना शादी किए हुए व्यक्ति को यह पद नहीं मिलता था। तो इस कारण से परहा दीवान का जो पाहन का जो पद होता था वह एक विवाहित पाहन जो होता था वो धार्मिक प्रधान होता था, और सभी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विवाह, पर्व त्योहार और ये सारे चीज जो है वो पाहन ही संपन्न करवाता था। यह पद जो होता था शादीशुदा व्यक्तियों को मिलता था। जैसा कि हमने अभी बताया कि बिना शादीशुदा व्यक्ति को इस पद पे कायम नहीं किया जा सकता था। ये इन लोगों का रूल था। और पाहन का जो सहायक होता था उसे हम बेगा कहते थे। पाहन का जो सहायक होता था उसे हम बेगा कहते थे। कहीं कहीं बेद्धा भी लिखा हुआ मिलता है, बेद्धा, लेकिन बेगा को ही याद रखेंगे। यह पाहन का सहायक होता था। और महतो के कार्यभार के पूर्व एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि महतो के कार्यभार के पूर्व बेगा किस पद पर आसीन था? तो बेगा को उस समय पुरोहित या लौकिक प्रधान कहा जाता था। जब महतो नहीं था, महतो का पद नहीं था, तो उस दौरान बेगा ही एक ऐसा पद था जो पुरोहित भी होता था और लौकिक प्रधान भी होता था। इस प्रकार से परहा पंचायत व्यवस्था में बेगा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब और एक चीज जानते हैं हम, डाटा पहरा किसके कहते हैं? डाटा पहरा या डाटा परहा। ये डाटा परहा क्या होता था? यह एक संगठन है। देखिए, यह डाटा परहा एक संगठन रहता था उस समय। आज का दौर में भी यह मिलता है। डाटा पहरा जो कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। डाटा पहरा जो है वह कई गांवों को मिलाकर, जैसे हमारे यहाँ प्रखंड का निर्माण होता है कई गांवों को मिलाकर, या पंचायत बनता है कई गांवों को मिलाकर, इसी प्रकार से इन लोगों का कई गांवों को मिलाकर इसका एक संगठन बनता था जिसका पहरा, इसको डड्डा पहरा कहा जाता है। यही डड्डा पहरा जो है, ये डड्डा पहरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी पद, जितने भी पदधारी देखे हमने, चाहे वो महतो हो, मांझी हो, परहा दीवान हो, परहा राजा हो, सभी का पद और उनके कार्य, उनका क्या अधिकार है और पद के अनुसार उनको चिन्ह प्रदान करने का काम ये करता है डाडा पहरा। यानी कि डाडा पहरा ही सभी को बताता है कि क्या कर्तव्य है तुम्हारा, क्या तुम्हारा चिन्ह है और किस प्रकार से तुमको काम करना है। यानी कि तुम किस रोल को प्ले करने जा रहे हो, उसके लिए क्या ड्रेस कोड होगा और किस प्रकार से तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा रोल क्या है, ये बताने के लिए डड्डा पहरा ही रहता था। एक टर्म और देखने को मिलेगा आपको, इसमें बोलते हैं कि पहरा पंच। नाम से लगता है कि पंचायती है, परंतु यह पंचायती नहीं है, यह एक प्रकार का आयोजन था।
जो प्रत्येक वर्ष का आश्विन महीना की पूर्णिमा तिथि को, प्रत्येक वर्ष के आश्विन महीना की पूर्णिमा तिथि को एक आयोजन होता था जिससे वो लोग पढ़ा पंच कहा जाता था, जिसे वो लोग पढ़ा पंच कहा जाता था। इसी आधार पर उन लोगों ने गांवों को बांटा था। तो गांवों का सिस्टम क्या था, छोटा से अगर देखें तो पहले परजा गांव आता था, उसके बाद कोटवार गांव, उसके बाद कोटवार गांव, फिर पनेर गांव, फिर दीवान गांव और फिर पढ़ा राजा का गांव। यानी कि परजा गांव, कोटवार गांव, पनेर गांव, दीवान गांव और फिर पढ़ा राजा का गांव। दोस्तों, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंसी इस बात से लगाई जा सकती है कि प्रत्येक बार आज तक जितनी एग्जाम हुई इससे प्रश्न आए हैं। और मैंने जैसे पहले ही वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही आपको बताया कि मेरे सब्सक्राइबर्स की कमी है अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरा यूट्यूब में आया हूँ। तो आपको जो भी हमसे जुड़े हैं उनको तो मिल रहा है फ़ायदा, और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं उन्हें जोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर मैक्सिमम फ़ायदा लेना है तो वो लाइव क्लास में मिल सकेगी। लाइव क्लास में जब मैं आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, आप कमेंट कर पाएंगे, आप अपना सवाल को उसी टाइम पूछ पाएंगे। तो इसके लिए आप सभी का जो वीडियो देख रहे हैं वे थोड़ा सा योगदान दें, व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों को जोड़ें, और जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, इसे अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि क्या होगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमें लाइव आने का भी मौका मिलेगा। और जब मैं लाइव आऊँगा तो यकीन मानिए कि पूरी कोचिंग सेंटर कहीं जाने की आपकी आवश्यकता जो है वो मैं समाप्त कर दूंगा। आपकी सारी क्वेरीज यहीं पर पूरी हो जाएगी, इसी अपना क्लासरूम प्लेटफॉर्म में, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यहाँ पर किसी प्रकार के आपको कोई पैसे नहीं लगने जा रहे हैं और आपको पैसे नहीं देने हैं। पैसे की जिनको ज़रूरत है उन्हें पैसे दे, उन्हें पढ़ाने दे। मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत कुछ मिलने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।